लेसन नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए आते हैं तो उन पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सारे करके देख लिए हैं। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो इसका वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आप वहां से भी ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। आज हम जो देखने वाले हैं, आज हम लोग इसकी सही जोड़ियों की बात करेंगे। सही जोड़ी, खाली स्थान और वन वर्ड आंसर, ये हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सही जोड़ी कर रहे हैं। पहला देखिए, क्या पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। धारा घनत्व का मात्रक, ओके। फिर विद्युतशीलता का मात्रक, फिर परावैद्युतांक का मात्रक, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और फिर दिया है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो इसमें से आपको सबसे आसान क्या लग रहा है उसको आप चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। मैं उसमें से आंसर सही होगा तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले बताया है कि सर थर्ड का सबसे आसान थर्ड वाला है, मतलब परावैद्युतांक जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, वेरी गुड। तो हम लोगों ने ये कर दिया है फर्स्ट वाला कि परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद में सबसे आसान क्या दिख रहा है आपको, फाई दिख रहा है, विद्युत फ्लक्स फाई। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आपको पता होगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ईडीएस होता है ना। ईडीएस, फाई बराबर डी फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा आप लोग लिखते थे, वही है। और फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मतलब ये आपको यहाँ पे करना है ई का मात्रक और यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक। फाई होता है ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे क्या आंसर दिख रहा है आपको, ई डॉट डी एस दिख रहा है क्या कहीं पर, ऐसे ही निकालते हैं ना मात्रा, ई डी एस cos थीटा होता है तो आपने यहाँ से फाई इक्वल टू ई डी एस। ई हो गया आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और टी एस हो गया क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के मात्रक को आप जब मिलाओगे आपको क्या मिलेगा, फोर्थ। फोर्थ में तो ई का मात्रक लिखना है, तो सबसे पहले अपन ईसी को कर लेते हैं। एफ इक्वल टू कितना होता है, एफ इक्वल टू होता है क्यू ई। यहाँ से आपको चाहिए ई, ई इक्वल टू हो गया एफ अपॉन क्यू। एफ क्या होता है, बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और क्यू क्या होता है, क्यू होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका आंसर क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। तो किसका, फोर्थ वाले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, लास्ट वाला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, लास्ट वाला। तो इसको मैं अलग पेन से लिख दूं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया, ई का क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और डीएस का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ग वाला, ठीक है। तो इसको मैं फिर से अपन अलग कलर से लिख देते हैं। ये फाई बराबर कैसे बना है, फाई बराबर फाई इक्वल टू होता है ईडीएस, ईडीएस की जगह ई का आपको पता हो गया कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और डीएस क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ग वाला। अब हमको करना है धारा घनत्व का और विद्युतशीलता का मतलब। तो धारा घनत्व क्या होता है, J इक्वल टू होता है I अपॉन ए, है ना। क्या फॉर्मूला होता था, J इक्वल टू होता था I अपॉन ए। I क्या हो गया, I हो गई धारा, A क्या हो गया, A हो गया आपका क्षेत्रफल। तो धारा या I का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक होता है एम्पियर। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। इसका आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, इसका आंसर दिख रहा है एक का ख, ठीक है। ये क्या था, ये था आपका जे। कैसे बना है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए से किया, ठीक है। अब क्या बचा, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बचा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको जब आप निकालोगे भी तो भी यही मिलेगा, ठीक है। तो हमने कर ली है पहली वाली जोड़ी, इसमें धारा घनत्व का मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये निकला हमारा जे इक्वल टू आई अपॉन ए से। विद्युतशीलता का मात्रक ये हो गया, पराविद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ई का मात्रक कैसे निकाला होगा, ई का मात्रक हमने डायरेक्ट निकाल लिया एफ इक्वल टू क्यू ई के फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया न्यूटन प्रति कूलम। और विद्युत फ्लक्स बाद में क्यों निकाला, क्योंकि फाई इक्वल टू होता है ईडीएस, इसलिए हमने क्या कर दिया
ई पहले निकाल लिया, ई के मात्रक का फिर फाई में उपयोग कर लिया, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, जोड़ी नंबर एक जो दो की जो पहली वाली जोड़ी थी क्वेश्चन नंबर 2 की, उसमें आपको क्या समझ में आया, ये जोड़ी सारी मात्रकों की थी। ठीक है, अगली वाली जो जोड़ी आप देख रहे हैं वो वाली जोड़ी है आपकी फॉर्मूला बेस्ड है, मीन्स जो आंसर है उसमें आपको फॉर्मूला ढूंढना है ना। तो देखिए फॉर्मूला वाइज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, देखो इसमें से देख लेते हैं क्या क्या आपको पता है। देखो ये लिखा हुआ आइस का क्वांटीकरण, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। फिर लिखा है द्विध्रुव आघूर्ण, मीन्स आपको क्या निकालना है, आपको करना है स्मॉल p। फिर लिखा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालना है। फिर विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है, ये टाउ। ओके, ये इतना हम लोगों को करना है। विद्युत फ्लक्स मतलब फाई, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, फाई इक्वल टू कर लीजिए, विद्युत फ्लक्स अभी हमने जस्ट ऊपर किया है ना, फाई इक्वल टू ईडीएस। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू होता था, ये सही लिखा हुआ है ना, क्यों लिखा हुआ सही, क्योंकि ये होता है फाई इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं फिर, है ना, फाई इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट एस, फिर ये डॉट प्रोडक्ट हटता है तब आप क्या करते थे, इसको लिखते थे ई एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यही है, तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट फोर्थ नंबर का जो सबसे आसान दिख रहा है इसका आंसर लिख देते हैं, फाई इक्वल टू हो गया है आपका ग। ओके, ठीक है। अब आपको और क्या आसान दिख रहा है, सबसे आसान दिख रहा होगा आपको द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी द्विध्रुव के आवेश का मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2a की जगह सिर्फ दूरी भी दी होती तो भी हमारा आंसर यही होता, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा p इक्वल टू होता है q इंटू 2a। ठीक है, कैसे बना होगा ये बना होगा, मान लो कि कोई एक आवेश होगा, मतलब कोई द्विध्रुव होगा, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना होगा, और दोनों अगर दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a होगी, तब ये क्या हो जाएगा, p बराबर q गुणे 2a हो जाएगा। अब फर्स्ट वाला भी बहुत आसान है, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, ये हमने ऊपर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में भी किया हुआ है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा q इक्वल टू एन। बहुत आसान है, इसलिए अभी ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपका। फिर देखिए अगला क्या दिया हुआ है, अगला आपको करना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने किया हुआ है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी दिख रहा है, तीव्रता का फॉर्मेट कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये तीव्रता हो सकती है क्या, क्योंकि इसकी तीव्रता इसलिए नहीं हो सकती, देखिए अब दो ही बचे, और इसमें देखिए इसमें ई ऑलरेडी आ रहा है, तो तीव्रता के अंदर तीव्रता तो आ नहीं सकती, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, और ये सही भी है, ये बहुत बार किया हुआ है हमने, इसका डेरिवेशन भी किया है हमने। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होती है। अब क्या बचा है आपके पास, टाउ। टाउ क्या होता है, टाउ होता है आपका P क्रॉस E। ओके, ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ स्टूडेंट के, सर P साइन थीटा लिखा, जब आप इस P साइन थीटा को जब क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा PE साइन थीटा। ओके, ये कितना हो गया इसका आंसर, बचे हुए का आंसर कितना हो गया, ये आपका हो गया लास्ट वाला बचा था, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। ये दिया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इन मल्टीप्लाइड बाय 2a। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ईडीएस। इसके बाद विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, टॉर्क पता करना था है ना, तो टॉर्क का क्या होता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क होता है डाइपोल पर, वो कितना बनता है, पीई साइन थीटा। अगर ये पीई साइन थीटा नहीं दिया होता और इसकी जगह आपको एक सिर्फ ऐसा भी लिखा होता तो वो भी सही माना जाता। ठीक है, ये पी क्रॉस ई भी अगर लिखा होता तो ये भी हमारा सही माना जाता। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि अगर ये 2a है तो ये 2a दिया है, इसलिए इसका मतलब है कि दोनों के बीच की दूरी 2a है ना। अगर QR भी दिया होता तो भी यही सही माना जाता, क्योंकि ये R जो है वो डिस्टेंस का फॉर्म है और Q चार्ज का फॉर्म है। इसलिए जब हम लोगों ने किया था तो कैसे किया था, आवेश गुणित दोनों के बीच की दूरी, मतलब आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी के फॉर्मेट में हमने द्विध्रुव आघूर्ण को याद किया या समझा था। ठीक है,
अब सत्यासत्य आपके एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन सत्यासत्य में से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होती है, आपको मालूम है। 1/4πε0 की वैल्यू कई बार पूछ ली जाती है ना, कि कई बार पूछ ली जाती है। जैसे आपको अगर कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² वाला ही मान लो, ये वाला, और यहाँ पे आवेश का मान दिया हो, दूरी का मान दिया हो, और अगर पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, तो आपको ये 1/4πε0 को अगर से सॉल्व नहीं करना है। इसका आंसर कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसकी जगह, पूरे की जगह डायरेक्ट आप 9 × 10⁹ लिख दो, क्यू की वैल्यू जो भी दी है वो लिख दो, डिस्टेंस जितनी दी है वो लिख दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट बोलता हूँ। इसके अलावा इसमें ज़्यादा जैसे ये है, विद्युत का नेट आवेश जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कितना होता है? 0 होता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसलिए ये अभी सत्य आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो कर रहे हैं हम लोग खालिस्तान। खालिस्तान पूछे जाते हैं और सबसे टफ खालिस्तान ही माने जाएँगे, ठीक है? खालिस्तान में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, आवेश का विमीय सूत्र है। Q का विमीय सूत्र पूछा है ना, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है ना, काय का? चार्ज का। तो Q इक्वल टू कितना होता है? Q इक्वल टू होता है IT। ओके, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो I क्या होता है? I होता है आपका करंट, करंट का क्या होता है? एम्पियर। T क्या होता है? टाइम, तो टाइम का कितना हो गया? T। ये कितना बन गया हमारा? AT। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 80। ओके, नेक्स्ट वन करते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो सबको पता होता है ना कि सजातीय आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। फिर भी आंसर है तो हम लोग लिख देते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सिव होते हैं ना, रिपल्स करते हैं। और जो दो विजातीय या फिर जो होते हैं अलाइक होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को, मतलब जो अलग अलग होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना, आकर्षित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। E इक्वल टू कितना होता है? F/Q होता है ना। F का हो गया न्यूटन, Q का हो गया कूलम। तो कितना आ गया आंसर इसका? इसका आ गया न्यूटन प्रति कूलम। करा हुआ है, इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं ले रहे। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र लिखिए। तो ये भी इसी फॉर्मूले से करना है आपको। देखो कैसे करना है आपको, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ अभी डायरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा mL³ T-3 A-1। कैसे बनेगा ये देख लीजिए, है ना। E इक्वल टू F/Q आपके पास है। F इक्वल टू कितना होता है? M होता है, ठीक है। Q इक्वल टू कितना होता है? IT होता है। ओके, यहाँ से कंप्लीटली लिखना है ना एक एक चीज का। जैसे I का लिखोगे अलग से, T का अलग से लिखोगे, M का, A का। जब इसको कंप्लीटली करेंगे तो आपका सॉल्यूशन बनेगा mL³ T-3 A-1, है ना। अगर फिर भी नहीं बनता है तो मेरे को सॉल्व करके बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र आपने हमने पिछली बार भी किया है और बहुत आसान है ना। तो इस पे हम लोग अभी ज्यादा टाइम नहीं ले रहे। फिर भी नहीं बने तो मेरा अभी ऑब्जेक्ट, अभी इसमें मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार कितना होता है? हमेशा आता है, और आपको सबको पता भी है कितना होता है? 0 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है वो बहुत खास है। क्यों खास है इस क्वेश्चन में? इसलिए खास है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हैं। दो बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, -Q तथा +Q एक दूसरे से L डिस्टेंस पर है, स्मॉल L डिस्टेंस पर है। आपको क्या निकालना है? द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, ठीक है, P निकालना है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है -Q तथा +Q एक दूसरे से L डिस्टेंस पर है। ओके, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती करते हैं? एक्चुअली वो याद करके रखे होते हैं P इक्वल टू Q × 2A, है ना, ये याद करके रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को रटने की जगह क्या रटते हैं अगर, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वो इसका आंसर क्या करके आ जाएगा? Q इक्वल टू P इक्वल टू Q × 2L करके आ जाएगी, जो कि गलत होगा। एक्चुअल में क्यों गलत होगा? कि जो P दिया हुआ है वो क्या होता है? आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इस मीन्स ये ऐसा दिया हुआ है ना। अब हमको तो क्वेश्चन में ही दे दिया, क्या दे दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे दिया है कि -Q तथा +Q आवेश दोनों एक दूसरे से दूरी L पर स्थित है। इट मीन्स क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका? क्वेश्चन बन रहा है हमारा ऐसा, ये
ये द्विध्रुव बना रहा हूं मैं, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और ये बोला है कि ये दोनों, अगर ये मध्य बिंदु मान लो तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, एल। इट मीन्स इस मध्य बिंदु से माइनस क्यू भी एल अपॉन टू ऊपर है और ये भी एल अपॉन टू। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, P इक्वल टू होता था आवेश गुणित दूरी, तो आवेश कितना है Q, और दूरी कितनी है दोनों के बीच की, वो 12 नहीं है ना, गलती से भी इसको 12 मत कर देना, कई बार आता है और कई बार इसको स्टूडेंट गलत करते हैं। क्या आंसर करके आते हैं, P इक्वल टू क्यू इंटू 12, जो कि गलत माना जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू एल। ओके, ये 100% सही। ओके, अब दिया हुआ है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 8th नंबर का है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण कितना होता है। ये हमने किया हुआ है ना, अधिकतम बल आघूर्ण के कंडीशन में कितना हो गया था, पीई हो जाता है ना, अधिकतम बल आघूर्ण पूछा, टाउ बराबर पूछा था, ठीक है। तो ये पीई साइन थीटा कितना हो जाता था, साइन थीटा 90 डिग्री हो जाता है, साइन 90 थीटा होने के 90 होने के कारण क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इस कारण टाउ बराबर कितना होता है, पीई बन जाता है। ये तो आपने किया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गॉस का नियम ऐसा कैसा पूछ लिया है, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित ये संबंध कुल फ्लक्स जो होता है उसके अंदर या उसके भीतर जितने भी आवेश है उनके योग का या बीजी योग का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। तो ये तो गॉस का नियम ही पूछ लिया है, इसको कभी भी ऐसे बहुत कम पूछा जाता है, डायरेक्ट गॉस का नियम उधर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया Q/एप्सिलॉन 0, है ना। ये फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0 है। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा है कि गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ या किसी क्लोज पृष्ठ से रिलेटेड जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसके जो अंदर जो प्रेजेंट जो भी है आवेश है जो अपने चार्जेस है उनका कितना होता है, सम का उनका होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का। इसने पूछा है एक समान आवेशित कुचालक गोले के सिरे, मतलब गोले के सिरे से अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ये आपको मालूम होगा कुचालक वाली जो कंडीशन जो हम लोगों ने की थी उस केस में क्या हुआ था, उसमें हमने बोला था कि उस टाइम पर जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाता था, वो आपका 0 हो जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। इट मीन्स ये हमने क्वेश्चन कई बार सॉल्व किए हुए, हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए जो आसान क्वेश्चन है वो हमने किए नहीं है। बस एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे रखा है, ये आधा छोड़ दिया था मैंने, ये वाला आपको करके बताना है मुझे, है ना, ये वाला 5th नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा, इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, आपको इसको आगे करके बताना है, कोई सा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको कैसे भी करके आपको इसको सॉल्व करना है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला लगा के आपको इसको विद्युत क्षेत्र का विभव सूत्र निकाल के मुझे सेंड करना है। ओके, अब हम जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें हम सारे क्वेश्चन की जगह जो जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं वो वाले डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार कर चुके हैं आंसर, इसलिए जो अभी जो क्वेश्चन पे बार बार बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो वाले हम लोग कर रहे हैं। जैसे अब ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एक धातु के गोले को धन विद्युत से आवेशित किया जाता है। तो देखो फिर से यहाँ वही चीज आ गई कि कोई चीज धनावेशित होगी ऋणावेशित होगी तो उसमें क्या होगा, है ना, मतलब कोई बोलते हैं ना कि पॉजिटिवली चार्ज कर दिया निगेटिवली चार्ज कर दिया, तो उसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है धन विद्युत से आवेशित किया गया है, इसका मतलब क्या करा होगा, यहाँ पर इसका अर्थ पूछा है ना, इस स्टेटमेंट का क्या पूछा है, अर्थ पूछा है। मीन्स एक मेटल का जो स्पेयर है उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, पॉजिटिव चार्ज से क्या कर दी जाए, इलेक्ट्रीफाइड करना, है ना। तो उसके केस में क्या होता है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो धातु का गोला है इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हटाए गए होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हटाए जाने की कंडीशन में क्या होता है, हटाने की स्थिति होगी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हटाने की स्थिति में यहाँ पे ये वाली बात की हुई है। अगला वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो, तो आवेश का क्वांटीकरण हम कितनी बार ही कर चुके हैं, ऊपर भी हमने किया है। मूल आवेश का मान कितना होता है ये भी आपको पता होगा, है ना। यहाँ पे देख लिया, कभी कई बार अगर जैसे 1 मार्क्स में पूछा है ना, आपको इसको Q इक्वल टू प्लस माइनस ही लिखने के बाद में आप लोगों को है ना इसको ऐसे भी लिखना चाहिए कि जहां n बराबर 0 1 2 डैश 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 होता है ना। अगला क्वेश्चन है मूल आवेश का मान कितना होता है, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और न्यूनतम संभव आवेश भी यही होता है, ठीक है।
और ये पूछा है क्या 10 की घात -25 कूलाम आवेश संभव है? ये हम लोग कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर होता है नहीं, संभव नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है आवेश का ऐसा ही मतलब लिखिए, ये भी हम ऊपर कर चुके हैं, है ना। अभी आवेश का हम लोगों ने क्या निकाला है, जो खाली स्थान जो किए हैं हमने फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हमने चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि चार्ज का क्या पूछा है, यहाँ पे चार्ज का ऐसा यूनिट पूछा है। तो ये तो आपको आना चाहिए ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे आसान यही है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन देखो 7 नंबर का, एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट तथा फर में उत्पन्न आवेशों में परिमाण में कितना अनुपात होगा। इट मीन्स पूछा है कि एबोनाइट की रॉड है, फर की रॉड है, अगर उन दोनों को आप क्या करते हो आपस में रब करते हो, तो उन दोनों की जो आवेश जो है ना, जो जो आवेश बनेंगे उन आवेशों में कितना मतलब रेशो आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसका आंसर मतलब इक्वल रेशो आता है ना, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन 23 नंबर का वापस आ गया है। देखो अभी ऊपर करके आया ना हम लोग जोड़ी में, देखो हम लोगों ने जोड़ी में किया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का पूछा था, है ना, ये एप्सिलॉन नॉट वाला पूछा था। तो इसका आंसर क्या था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी का वापस पूछ लिया है, तो अब जो क्वेश्चन हमने कर लिए है ना वो क्वेश्चन हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। क्या पूछा है, वन वर्ड में कूलाम के नियम से आपको करना है ना, कर लेना। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है ना, तो ये ज्ञात कर लेना। इसके बाद में पूछा है निर्वात की विद्युतशीलता किसी पराविद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन जीरो में रिलेशन पूछा है। तो ये हम लोग कई बार करते हैं कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ओके, ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग इसको के की जगह एप्सिलॉन आर भी कर देते हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आपको क्या लिखना है, एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है के एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें पूछा है कि इस निर्वात की विद्युतशीलता और पराविद्युत माध्यम की, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो है ना, इन दोनों में पूछा है एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है। ठीक है, और अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो होता है वो किस उसका नेचर पूछा है, तो कैसा होगा, उसका नेचर होगा अट्रैक्टिव, मीन्स आकर्षण का होगा, है ना नेचर, तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, और 14 नंबर का आपको करना है, वो करके देखना, बहुत आसान है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या लिखा हुआ है उसमें, ऐसा पूछा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में से कौन सा बल अधिक प्रबल है, मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा हो जाएगा, है ना। तो आपको मालूम है कि इनमें जो ये हम लोगों ने चारों फोर्स किए हुए थे, है ना, चारों फोर्स में फिर हम लोगों ने एक बात भी करी थी, वो वाले बात के आधार पर वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि हमने क्या याद किया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अगर आपको वो बात याद आ जाएगी तो आप ये हमेशा बोल सकते हो, स्थिर विद्युत बल का इन दोनों की तुलना अगर करते हैं अगर अपन, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ 16वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना थोड़ा सा, और थोड़ा सा ट्रिकी भी लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी पृष्ठ के लिए, है ना, सरफेस इंटीग्रल ईडीएस इक्वल टू 0 होता है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, रीजनिंग क्वेश्चन है। ओके, तो क्या क्या निकलता है इसमें से आपको, सही है, कमेंट में लिखो। इसका मतलब क्या हो जाता है कि यदि दो कंडीशन बनती है ना, यहाँ से दो दो आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं इसके, यहाँ से दो चीजें निकल के आ रही है, कौन सी, नंबर वन तो ये बोल सकते हैं हम कि पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य है। ठीक है, ये भी यहाँ से पता चल रहा है कि अगर फाई इक्वल टू ईडीएस जो होता है वो 0 हो जाए तो इट मीन्स क्या है कि कोई सरफेस है उसके अंदर क्या है, चार्जेस ही नहीं है ना, सरफेस के अंदर अगर चार्ज नहीं होंगे तो वहां पे जो ईडीएस है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, ई 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ईडीएस भी 0 हो जाएगा। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि यदि कोई सरफेस दिया हुआ है और ये बोले कि किसी सरफेस के अंदर, तो इस सरफेस के अंदर जाने वाली विद्युत
रेखाओं की संख्या या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इनमें से जो दोनों लाइन है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उनकी भी नंबर अगर बराबर हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे शून्य फ्लक्स की स्थिति बनती है ना। 3 तरह के फ्लक्स की बात की थी हमने, धनात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स और शून्य फ्लक्स। मीन्स हमने पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और ज़ीरो फ्लक्स की बात की थी। तो यहाँ पे ज़ीरो फ्लक्स वाली कंडीशन भी आ रही है। 16th मार्क्स नंबर वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग से आंसर लिखना है। ओके, अब अगला पूछा है किसी क्षेत्र में, ये भी कई बार आया है, किसी क्षेत्र में, है ना, किसी फील्ड में उपस्थित दो आवेशों का परिणामी आवेश शून्य है। ओके, तो क्षेत्र के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन बिंदुओं के, उन आवेशों के मध्य बिंदु के से दूरी पर किस प्रकार निर्भर करेगी, है ना। इट मीन्स क्या पूछा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी क्षेत्र में ना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, किसी फील्ड में उपस्थित दो आवेश, मतलब कोई फील्ड है, उसके अंदर प्रेजेंट दो चार्ज है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट चार्ज है वो कितना है, शून्य है। तो ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास डाइपोल बनता है। ओके, तो डाइपोल की कंडीशन बन रही है ना यहाँ पे, ये अगर माइनस क्यू है और ये अगर प्लस क्यू है, तो इनका नेट नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्षेत्र के अंदर जो आपका सिस्टम बन रहा है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान के चले, तो इस फील्ड के अंदर जो इन दोनों चार्जेस के कारण जो आपका सिस्टम बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, वो आपका डाइपोल जैसा बन रहा है। तो डाइपोल की कंडीशन जब बन रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, अब पूछा है कि उस क्षेत्र से, तो यहाँ तक की कंडीशन तो पता चल गई, उस क्षेत्र से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट मीन्स ये बोला है कि यहाँ से बाहर, मीन्स इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन जाती है, यहाँ पे अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां जो थी वो वाली स्थिति बन जाती है। जैसे यहाँ पे अगर बाहर वालों, तो यहाँ पे अक्षीय स्थिति बन जाएगी, और अगर इस मध्य बिंदु से इधर की तरफ जाऊं, तो यहाँ पे निरक्षीय स्थिति बन जाएगी। हम लोगों ने किया हुआ है कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में ई और आर में रिलेशन क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये कैसे आता है ये आपको मालूम है, इसलिए अभी उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। क्वेश्चन समझना जरूरी था। क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया था किसी फील्ड में जो चार्ज दिए थे, उनका रिजल्टेंट चार्ज जो था वो 0 दिया हुआ था, और ये बोला था कि उस क्षेत्र से या उस फील्ड के बाहर, है ना, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर ये बोला था कि वहां पर इस किसी भी बाहर जो पॉइंट है, वहां पर जो ई प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर और डिस्टेंस पर, उन दोनों के बीच की दूरी, है ना, इन पर क्या रिलेशन बनेगा। तो ये आपको करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³। अगला वाला क्वेश्चन है, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखो के पूछा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर में रिलेशन पूछा है। जस्ट मैंने अभी ऊपर करवाया था, तो मैंने यहाँ पे बोला भी था, आपको हिंट दिया था कि आप जो एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 है ना, तो कुछ लोग इसको के को एप्सिलॉन आर भी लिख देते हैं। तो वही रिलेशन, वो क्यों लिख पाते हैं ऐसा, वो इसलिए लिख पाते हैं कि इसके जो के है और एप्सिलॉन आर है, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, के और एप्सिलॉन आर, इसको अलग से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है। ओके, ये हमने कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम, कल भी किया था। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में अगर क्या हो, दोनों लंबवत रखे हो, है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे, कौन, द्विध्रुव आघूर्ण P वाला द्विध्रुव, मतलब द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की तीव्र विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच में अगर किस दिशा, दोनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, इस कंडीशन में आपको क्या पूछा है, बल आघूर्ण का मान पूछा है। तो P इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे बल आघूर्ण, यहाँ पे बल आघूर्ण हो जाएगा आपका PE हो जाएगा। ठीक है,